बाजार बोलता है, इसमें हम जानेंगे एफआईज डीआईज का डेटा कि क्या बोलता है एफआईज डीआईज का डेटा। तो एफआईज ने एक बार फिर फ्राइडे को खरीदारी ही की है और डीआईज ने भी खरीदारी की है। तो सीधा इसका एक संकेत है कि मार्केट में कहीं भी कोई वीकनेस है तो इंस्टीट्यूशन खुद बाय कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है क्योंकि हमने देखा कि फ्राइडे को भी एक टेंशन तो थी कि ग्लोबल फ्रंट पे कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खरीदारी की है। ये एक बड़ी चीज़ है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहाँ पर किस तरह का रुझान इस समय देखने के लिए मिल रहा है। पहले अमेरिकन मार्केट से शुरू करेंगे, जहाँ पर कि हमने देखा कि एक फ्लैटिश सी क्लोजिंग रही, लेकिन शंघाई फ्लैट है। हैंसेंग में पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। निकाई और कोस्पी यहाँ पर करीब चौथाई से आधा फीसदी की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स कौन से हैं, कौन से काउंटर हैं जहाँ पर कि अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। तो डीसीबी बैंक यहाँ पर करीब 9.5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है आफ्टर रिजल्ट। जीआरएससी करीब 8%, पारस डिफेंस करीब 8%, डेटा पैटर्न्स और कोचिन शिपयार्ड तो यहाँ पर करीब 6.5 से 7% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। डिफेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी है। लगता है भारत पाकिस्तान की टेंशन का असर इन शेयरों पर देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहाँ पर कि कुछ हद तक स्ट्रेंथ आज नहीं है या गिरावट है। तो तेजस नेटवर्क करीब 10% नीचे है। आरके फोर्ज, एविंटेल, श्रीराम फाइनेंस और लॉयड्स इंजीनियरिंग इन सभी में करीब 7 से 8% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन भारत पाकिस्तान की टेंशन को लेकर जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो थोड़ी स्थिति को नाजुक भी कर रहे हैं कि भारत पाक टेंशन चरम सीमा पर है। दोनों देशों के बीच एलओसी पर थोड़ी बहुत फायरिंग की भी खबरें आई हैं पिछले 3-4 दिन से, और लगातार 3 दिन से तो फायरिंग हो ही रही है। और ईरान ने हालांकि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराने की बात कही है और पाकिस्तान ने तो उसका स्वागत किया, लेकिन इंडिया देखना होगा कि इस पर आगे क्या कदम उठाता है। लेकिन फ़िलहाल तो इंडिया कुछ रिटेलिएशन की तो तैयारी लग रही है और इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि वो रिटेलिएशन नहीं करेंगे। सनी सर, रिटेलिएशन करेंगे और पाकिस्तान भी धमकी देता आ रहा है कि हम भी रिटेलिएशन का जवाब अच्छे से ही देंगे। तो ठीक है, दोनों तरफ से एस्केलेशन होगा, वॉर एक क्योंकि 2 न्यूक्लियर नेशन का अगर वॉर होता है तो बहुत सारे नेशंस ऑलरेडी कूद पड़ेंगे उसका बीच बचाव कराने के लिए। तो अगर ये एस्केलेशन भी होता है, मार्केट उसके लिए कितना तैयार है? आई थिंक विवेक जी, आई थिंक काइंड ऑफ नोन इवेंट है कि सभी को पता है कि कुछ ना कुछ एक्शन डेफिनेटली लिया जाएगा। ओनली द स्केल ऑफ एक्शन इज समथिंग जो सीट को अननोन है कि कितने बड़े स्केल पर ये एस्केलेशन या रिटेलिएशन लिया जाएगा। तो बट जिस तरह से हम पहले ही बात कर रहे थे कि आप अगर हिस्टोरिकल डेटा निकाल करके देखोगे कि वेदर इट इज कारगिल वॉर या बीच में जैसे सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी कुछ साल पहले, तो मार्केट 1 या 2 दिन के लिए कहीं ना कहीं माइनर नीजक रिएक्शन देता है एंड देन अगेन थिंग्स आर बैक टू द नॉर्मल। और इन अ करंट सिनारियो जहां ऑलरेडी देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन ग्लोबल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल टैरिफ, मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में कोई फुल ब्लोन वॉर अफोर्ड कर सकता है। ऑन वन हैंड इकोनॉमिक क्राइसिस सभी के लिए बना हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर। ऑन द अदर हैंड अगर आप अपने रिसोर्सेस वॉर में लगा दोगे तो ऑब्वियसली सभी देश के लिए कहीं ना कहीं ये निगेटिव है। तो आई थिंक एक जो एक सेंस है कि ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है कि इट विल बी सम माइनर एक्शन फ्रॉम बोथ द एंड। ऐसे कोई बहुत बड़ा निगेटिव फिलहाल तो दिक्कत नहीं आ रहा है अनलेस एंड अनटिल जो रिसेंट टेररिस्ट अटैक हैं वहां हम फिर से कहीं और एक कोई घटना देखते हैं तो शायद वहां कुछ हो सकता है, बट आई होप कि वैसा कुछ हो नहीं। एंड एट द सेम टाइम ये जो एस्केलेशन है ये माइनर होकर जो भी है जिन्होंने भी ये क्राइम किया है उन्हें उनकी सजा मिल जाए, ताकि द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर दैट इंडिया इज नॉट लैंड फॉर अ टेररिस्ट एंड सच एक्टिविटी वोंट बी टॉलरेटेड। ठीक बात है सर। ऐसे में डिफेंस शेयर जो कि आज फ्लेवर ऑफ द डे बने हुए हैं, ये ऐसा तो नहीं कि आज का ही फ्लेवर है, उसके बाद लोग इनमें लेवल्स ढूंढते रहेंगे, या अभी इनमें कुछ सेंटिमेंटल बाइंग और चलेगी कुछ दिन जब तक ये सेंटिमेंट खराब रहेगा बॉर्डर पर? अगर हम डिफेंस स्टॉक की बात करें तो विवेक जी, मेरा यही मानना है कि जो बड़ी डिफेंस कंपनी है विच इज अगेन बैक बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, वहीं फोकस करना चाहिए। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक या फॉर दैट मैटर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, मजगांव डॉक हो गया, जो फ्रंट लाइन डिफेंस कंपनीज हैं
वहीं फोकस करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन मिड कैप एंड स्मॉल कैप डिफेंस कंपनीज। वहाँ मुझे लगता है कि एक बार जैसे ही ये नैरेटिव है वॉर का या रिटेलिएशन का सेटल डाउन होगा, तो वहाँ हम फिर से एक करेक्शन देख सकते हैं। तो बेटर टू फोकस ऑन फ्रंटलाइन डिफेंस कंपनी रादर देन एंटायर पैक ऑन डिफेंस फ्रंट। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, ट्रेड डील पर कुछ अपडेट्स लेते हैं। 23 से 26 अप्रैल के बीच में इस तरह की खबरें हैं कि भारत का एक दल अमेरिका के दौरे पर था और कॉमर्स सेक्रेटरी जो डेजिग्नेटेड हैं मिस्टर राजेश अग्रवाल, वो वॉशिंगटन में थे अपनी टीम के साथ, और अमेरिका में आईटी सेक्टर को विस्तार को लेकर बातचीत हुई है, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर सेगमेंट में हमारी अमेरिका में ज़्यादा एंट्री हो सके, उसमें ज़्यादा हमें कारोबार मिल सके, इसको लेकर बातचीत हुई है। सर, सेमीकंडक्टर्स में हमारी कंपनियां कौन कौन सी हैं जिनको आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएगी? एआई में तो हमने टाटा एलेक्साई, एरन, इस तरह की कुछ एक कंपनियां हैं, केन्स टेक्नोलॉजीज़, इस तरह की कंपनीज काफ़ी नाम आते हैं इनके निकल के, और सेमीकंडक्टर में भी मोस्टचिप, एएसएम टेक जैसी कंपनियों के नाम आ जाते हैं। कहीं पर लगता है कि कोई अच्छी पोजीशन बन सकती है? अगेन विवेक जी, सेमीकंडक्टर इज जस्ट एट अ नेसेंट स्टेज अगर आप इंडिया की बात करते हैं, और काफी सारे बड़े दिग्गज प्लेयर्स ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। अगर आप टाटा ग्रुप देखेंगे, टाटा ग्रुप की जो कंपनीज हैं, हालांकि कोई लिस्टेड एंटिटी में नहीं बेस्ड है, दे हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ फैब इन गुजरात एंड आसाम। ऑन द अदर हैंड कंपनीज लाइक सीजी पावर, वो कहीं ना कहीं एक अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी लगा रहे हैं। केन्स टेक्नोलॉजी है, वहाँ टू सम एक्सटेंट एक सेमीकंडक्टर का पार्ट है। रिसेंटली हमने देखा था कि सायंट लिमिटेड है, इन्होंने एक अपनी सब्सिडरी कार्व आउट करी थी टू फोकस ऑन सेमीकंडक्टर बिजनेस। तो आई थिंक सेमीकंडक्टर एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग इज स्टिल वेरी स्मॉल फॉर ऑल दिस कंपनीज। थोड़ा समय लगेगा, आई थिंक थोड़ा सा लॉन्ग गेस्टेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, 3 से 4 साल का समय लगेगा, जिसमें हम सेमीकंडक्टर का प्ले जो है कंट्रीब्यूशन है, सेगमेंट वाइज कंट्रीब्यूशन वो बड़ा होते देखेंगे। तो अगेन ऑब्वियसली ये जितनी भी कंपनीज अभी हमने डिस्कस करी, ये फोकस में रहेगी सेमीकंडक्टर के लिए। आगे बढ़ते हैं सर, एक बड़ी खबर जो कि यूएस में इस समय फ्लोट हो रही है वो है डोनाल्ड ट्रंप टैक्स छूट देंगे। अभी पिछले हफ्ते खबर थी कि वो जो सुपर रिच लोग हैं उन पर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन अब ये खबर ज़्यादा तेज़ी से आ रही है कि वहाँ पर मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा बड़ी टैक्स छूट दी जा सकती है, और $2 लाख तक जो लोग एनुअली बेसिस पर कमाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो 16-17 लाख रुपए हो गए करीब, अगर उतना एनुअल वो कमा रहे हैं तो उस पर या तो टैक्स पूरी तरह से हटा दिया जाएगा या नाम मात्र का टैक्स रहेगा। और टैक्स कम वर्कर्स को जो मिलने वाली टिप है उस पर भी टैक्स हटाने की बात हो रही है या घटाने की बात हो रही है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी टैक्स में कुछ राहत देने की बात हो रही है। कंपनियों पर जो टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, वो भी डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से वकालत करते रहे हैं कि इसको घटाया जाए। 21% है, उसको घटाकर 15% लाने की बात है। सर, डोनाल्ड ट्रंप लगता है मोदी जी से काफ़ी प्रभावित हैं। जो जो एक्शन हम लेते हैं वो मेक इन इंडिया तो मेक इन यूएस, और अगर मिडिल क्लास को एक राहत दी गई है यहाँ पर इस बार टैक्स में, तो वहाँ भी मिडिल क्लास को ही टारगेट किया जा रहा है कि 16-17 लाख तक जो लोग कमा रहे हैं उनको पैसे, मतलब उनको टैक्स नहीं दिया जाए, उनको टैक्स में पूरी तरह से छूट दे दी जाए। सर, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारी कौन सी कंपनियां हैं, कौन सी सेक्टर्स हैं जो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? या मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स द पार्ट ऑफ गेम प्लान। जब अगर आप ट्रम्प साहब का जो नैरेटिव है पहले से देखेंगे कि बिकॉज ऑफ टैरिफ कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो यूएस कंज्यूमर पर आते दिखेगा, और उसे सेट ऑफ करने के लिए वो कहीं ना कहीं टैक्स में रियायत देंगे। क्योंकि ऑन वन हैंड बिकॉज ऑफ टैरिफ अगर इम्प्लीमेंट होते हैं फुल फ्लेज, तो यूएस गवर्नमेंट की आमदनी भी बढ़ेगी और उसका जो बेनिफिट है कंज्यूमर को डायरेक्टली पास किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कट। तो मुझे लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ वेल डिसाइडेड प्लान कि यूएस जो मिडिल क्लास कंज्यूमर है उसे टैक्स कट के थ्रू बेनिफिट पास ऑन करना है। रही कौन से सेक्टर को बेनिफिट होगा, तो अगेन अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया इज वेल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल एज कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर, वेदर इट इज वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल एज अ सेगमेंट कैन बी
one of the key beneficiary immediately. At the same time, electronics product manufacturing recently, जिस तरह से हमने सुना भी है कि Apple is trying to shift its entire manufacturing base from China to India. तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, वेदर इट इज अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या जो उसके छोटे छोटे पार्ट बनाती हैं, ऐसे कुछ कंपनीज को बेनिफिट होते नजर आएगा. एंड थर्ड, मुझे लगता है कि टू सम एक्सटेंट जेम्स एंड ज्वेलरी विच इज वन ऑफ द कोर स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया दैट कैन बेनिफिट आउट ऑफ दिस. ठीक है. तो सर इनमें कोई इन पर्टिकुलर कंपनीज अगर हम देखें तो कि दो तीन कंपनियां बता दीजिए जो कि लेकर रख लें, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, अब एक्चुअली पहले तो ये होता था कि जो वो नहीं बोलते हैं, वो मूवी का एक डायलॉग है कि जो मैं नहीं बोलता हूँ वो ज़रूर करता हूँ, और जो बोलता हूँ तो वो डेफिनेटली कुछ इस तरह के उनके डायलॉग्स रहते थे. लेकिन ये शायद उनको करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स के साथ अगर वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं कि मैं लोगों को राहत देने वाला हूँ और फिर राहत ना दें, तो ऐसा पॉसिबिलिटी शायद कम हो जाएगी. तो ये पॉसिबिलिटी कम है. तो टैक्स अगर छूट मिलेगी तो दो तीन कंपनियां बता दीजिए जो कि लेकर रख लें. अगेन ये सब बेसिस अजम्पशन है कि टैक्स की छूट दी जाएगी. तो मुझे लगता है कि जो टेक्सटाइल में फोकस कंपनीज है जैसे वेलस्पन लिविंग या गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये दो कंपनीज मुझे ध्यान, टू सम एक्सटेंट इंडोकाउंट कैन बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरी. तो मैं थोड़ा टेक्सटाइल पे फोकस करना चाहूंगा कि वहां मुझे लगता है कि इमीडिएट बेनिफिट प्ले आउट होते नजर आएगा. क्योंकि हमने कोविड के समय में भी देखा था कि जब यूएस ने कहीं ना कहीं एक अपना क्यूई प्रोग्राम अनलिश किया था टू हैंड ओवर मनी, डोल आउट मनी टू द यूएस कंज्यूमर, तो उस वक्त टेक्सटाइल का भी कंजम्पशन बहुत जोर से एक्सपोर्ट इंडिया के ओर से बढ़ा था. तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल विल बी वन ऑफ द फ्रंट लीडर एज फार एज बेनिफिट ऑफ दिस टैक्स कट इज कंसर्न. एक और बड़ी अच्छी खबर सर, हमारे वाणिज्य मंत्री कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल यूरोप के दौरे पर आज शुरू कर सकते हैं, जा सकते हैं, और बेल्जियम, नॉर्वे, ब्रिटेन से एफटीएस पर बातचीत करने जा रहे हैं. वो भारत ब्रिटेन के बीच में भी एफटीए फाइनल स्टेज में है और जनवरी 2022 से ऑलरेडी 14 राउंड्स की बात हो चुकी है. तो अब वहाँ पर बातचीत करने की गुंजाइश नहीं. अब तो बस वो एफटीए को इनको प्रारूप देना है कि हाँ ठीक है एफटीए हो गया, तो इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, वहाँ भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाएगी. उसके साथ साथ नॉर्वे के साथ भी बातचीत हो रही है, क्योंकि नॉर्वे भी जाएंगे, वो बेल्जियम भी जाएंगे. नॉर्वे के साथ जो ट्रीटी है उसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड जैसे कुछ देश हैं, और साथ ही बेल्जियम में पूरी यूरोपियन यूनियन है जिससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की बात है. हालांकि इन दोनों में टाइम लग सकता है, खासतौर से बेल्जियम वाली में जहां पर यूरोपियन यूनियन शामिल है. स्विट्जरलैंड वाली जो ट्रीटी है जहां पर नॉर्वे में बात होगी, उसको लेकर भी काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी है. अगर स्विट्जरलैंड वाली बात होती है तो जो वॉचेज़ हैं, चॉकलेट्स हैं स्विट्जरलैंड से, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी घट जाएगी. सर जनरली यूरोप जो जाना जाता है, जो एक्सपोर्ट करने में वो इंटरेस्टेड रहता है, वो दो चीज़ रहता है. एक तो लिकर प्रोडक्ट रहते हैं उनके, और दूसरा ऑटो सेगमेंट में भी उनका काफ़ी अच्छा मार्केट है. तीसरा, अब अगर ये घड़ियाँ अगर हमारे पास सस्ती आएंगी और चॉकलेट सस्ती आएंगी, तो कौन सी कंपनियां हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं यहाँ पर हमें सावधान रहना चाहिए, या हमें लगता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो हमारे लिए पॉजिटिव्स भी हैं कुछ, वो क्या होंगे? अगेन आई थिंक इट विल बी अ मिक्स बैग. अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर सर्टन सेक्टर जहां आप इम्पैक्ट देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी उसका इम्पैक्ट क्लियर कट दिखेगा. तो मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा इम्पैक्ट वाइन एज अ सेगमेंट पर आ सकता है, क्योंकि इंडिया में जो वाइन इंडस्ट्री है टू सम एक्सटेंट इज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस हाई इंपोर्ट ड्यूटी. और आपको हमें सभी को पता है कि यूरोप की जो वाइनरी दे आर पॉपुलर वर्ल्ड ओवर. तो मुझे लगता है कि जो वाइन फेसिंग बिजनेसेस है इंडिया में, जैसे सुला वाइनरी, फ्रैटेली वाइन विनयार्ड, वहाँ टू सम एक्सटेंट एक कंपटीशन इंक्रीज होते हमें दिख सकता है. ऑन द अदर हैंड आपने सही कहा कि अगर हम हार्ड लिकर की बात करते हैं तो वहाँ भी मुझे लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी जब कम होगी तो कहीं ना कहीं इंडियन कंज्यूमर को एक ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे. बट अगेन विद इन दैट मुझे लगता है कि जो बड़े ब्रांड्स है जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिनका पोर्टफोलियो ग्लोबल है, तो दे विल लाइक टू इम्पोर्ट एट अ चीपर रेट एंड अर्न अ मार्केटिंग मार्जिन आउट ऑफ इंडिया. So there can be a beneficiaries like United Spirits जहाँ because of reduction in import duty उन्हें कहीं ना कहीं benefit play out होते नजर आएगा. जी,
सर यूनाइटेड स्पिरिट्स का तो चलिए ठीक है, डियाजियो के साथ वाला मामला है, लेकिन बाकी लिकर प्लेयर्स के लिए? या तो जिनका ग्लोबल पोर्टफोलियो नहीं है उनके लिए डेफिनेटली एक कंपटीशन इंक्रीज होते नजर आएगी। बट हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो भी इंपोर्टेड लिकर होते हैं तो उनका जो टारगेट सेगमेंट होता है दे आर प्रीमियम एंड अबव काइंड ऑफ टारगेट सेगमेंट। तो अगर आप बाकी की कंपनी जो लिस्टेड स्पेस में देखेंगे दे प्रीडोमिनेटली केटर टू पॉपुलर काइंड ऑफ सेगमेंट जो कि लो एंड और लो प्राइस जो कैटेगरी है उसको केटर करता है, जो कि काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई बहुत बड़ा हमें इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अल्टीमेटली द शिफ्ट विल बी सीन इन द प्रीमियम कैटेगरी जहाँ प्रीडोमिनेटली प्राइसेस नॉर्मल से काफी ऊपर होते हैं। ठीक है। और सर टाइटन में क्या करें? टाइटन को कोई झटका तो नहीं लगेगा? अगर हम टाइटन की अगर आप वॉच के लिहाज से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस चीपर इंपोर्ट ऑफ वॉच वेदर टाइटन विल बी इम्पैक्टेड, मुझे नहीं लगता है कि अगेन अगर आप इंपोर्टेड वॉचेस देखेंगे वहां भी प्राइस रेंज जो है काफी ऊपर की प्राइस रेंज होती है। प्रीडोमिनेटली इट इज अबव 1 लाख प्लस वाली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी में मुझे लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस की जाएगी। सो जो बेसिक मास कंज्यूमिंग कैटेगरी है विच इज प्राइस बिटवीन 1,000 रुपीज टू 10,000 15,000 रुपीज, मुझे नहीं लगता है कि वहां कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। इंस्टेड ऑफ टाइटन मैं इथॉस पर फोकस करना चाहूंगा जो कि प्रीडोमिनेटली प्रीमियम एंड ऑफ सेगमेंट में कैटर करता है। बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी कोई नए प्लेयर्स आकर ये सेगमेंट में फोरे करे, जैसे टाइटन देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट टाइटन कैन आल्सो फोरे इन दिस सेगमेंट, तो इथॉस पर थोड़ा सा कॉशियस रहने का व्यू रहेगा। ठीक है, अब रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट आए, वैसे तो सब कुछ हो चुका है, 4% ऊपर आ चुका है, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट हो चुका है। मैं एक बार दर्शकों के लिए रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ। रेवेन्यू 9% अप रहा और नेट प्रॉफिट अराउंड 6% अप देखने के लिए मिला। 22,434 करोड़ का प्रॉफिट आया, करीब 21,143 करोड़ के मुकाबले। स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी कि प्रॉफिट गिर जाएगा, लेकिन प्रॉफिट गिरा नहीं। उनको बचाया टेलीकॉम ने, उनको बचाया कुछ हद तक ऑयल एंड गैस ने। हालांकि उनका जो रिफाइनरी और पेटकेम था वहाँ पर मार्केट गिरा है, लेकिन उतना नहीं ख़राब हुआ जितना कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था। ख़राब हुआ, ऑफ कोर्स ख़राब हुआ, लेकिन सनी सर ये जो रिजल्ट्स हैं, इस तरह का रिलायंस जनरली मूव दिखा नहीं पाता है इतना तेज। आज काफ़ी दिनों बाद इस तरह की तेज़ी आई है कि इसी रिज़ल्ट के बाद रिलायंस गुलजार हो रहा है। अभी इस लेवल पर क्या करें खड़े होकर कि 1340 आ गया तो ये बस मिस हो गई है 4% ऊपर आने के बाद, या अभी लग रहा है कि ठीक है नीचे किसी दिन मिल जाएगा? अगेन रिलायंस के अगर आप नतीजे देखेंगे तो प्रीडोमिनेंटली जो भी ग्रोथ आने वाले 2 सालों में है प्रीडोमिनेंटली दैट विल बी ड्रिवन बाय द रिटेल एंड टेलीकॉम सेक्टर। और वही दो सेगमेंट के अगर आप देखेंगे नतीजे काफी अच्छे थे Q4 के नंबर्स में अगर आप देखेंगे, एंड दैट विल बी द की ग्रोथ ड्राइवर। और इन्होंने जो रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि क्विक कॉमर्स में फोरे करेंगे जो कि एक काफी एग्रेसिव कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है रिलायंस के लिए। एंड 3 ईयर डाउन द लाइन न्यू एनर्जी बिजनेस विल ऑल्सो स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली। एट द सेम टाइम जो केपेक्स इंटेंसिटी है वो रिलायंस में थोड़ी कम होती नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो कंपनी का जो फेयर वैल्यू है अगर आपका 12 से 18 महीने का व्यू है तो 1550 से 1600 का है। नेक्स्ट बिग ट्रिगर विल बी ऑब्वियसली डीमर्जर एंड लिस्टिंग ऑफ रिटेल और कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस। तो अगेन मे बी आज का जो मोमेंटम है उसे चेज नहीं करना चाहिए। मे बी बाय ऑन डीप इज द राइट स्ट्रेटेजी कीपिंग इन माइंड द प्राइस टारगेट ऑफ 1550 टू 1600 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ एटलीस्ट 12 to 18 मंथ। ठीक है, तो 1550 और टू 1600 ये टारगेट लेकर आप इस काउंटर को अप्रोच कर सकते हैं और बाय डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। सर दूसरा रिजल्ट जो आया वो था इंद्रप्रस्थ गैस का। ये भी अगेन मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट करता हुआ दिखाई दिया। रेवेन्यू 9.5% बढ़ा और नेट प्रॉफिट 4.5% बढ़ा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ भी प्रॉफिट गिरेगा, गिरा नहीं। अभी क्या लगता है सर, कहाँ जाएगा ये शेयर? विवेक जी, जिस तरह से ये सेगमेंट है इसमें काफी गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमने देखा है ऑफ लेट।
वेदर इट इज फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ ईवी पॉलिसी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका जो बिजनेस है, अगर वो ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होता है तो सीएनजी का जो बिजनेस है वो हर्ट होते दिखेगा। और इसी के चलते मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ सच ए गुड प्रॉफिटेबिलिटी, 1500 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी पोस्ट करती है। वैल्यूएशन काफी रिजनेबल है, 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेटरी इंटरवेंशन मुझे लगता है कि स्ट्रीट को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी के ग्रोथ प्लान को लेकर। और अगेन मेरा भी यही मानना है कि जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है वहां कहीं ना कहीं वैल्यूएशन मिलती नहीं है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा इंद्रप्रस्थ गैस में, बट फॉर अपसाइड मे बी स्ट्रीट विल वेट कि क्या होगा ओवरऑल पॉलिसी का इम्पैक्ट, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ एपीएम गैस एलोकेशन, वेदर इट इज चेंज इन ईवी पॉलिसी, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। आई थिंक इसका जो फेयर वैल्यू है 200-220 के आसपास रहेगा फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ। अगला काउंटर सर एमआरपीएल, जहां पर कि हमने देखा कि इसके रिजल्ट्स खराब आए, 68% तक प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई दिया। हम बोल भी रहे थे कि रिफाइनिंग कंपनीज का जो मार्जिन है इस बार हिट होगा। रिलायंस के रिफाइनिंग मार्जिन्स में भी हिट लगा, लेकिन उनको बाकी बिजनेसेस ने बचा लिया। लेकिन हम ये भी बात कर रहे थे कि एमआरपीएल को कौन बचाएगा, क्योंकि एमआरपीएल का तो बिजनेस ही रिफाइनरी वाला है। ऐसे में अब 68% प्रॉफिट गिर जाना, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था वो था करीब 180 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था, और 84% प्रॉफिट डिक्लाइन होने की बात थी। प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ 68%। दैट मीन्स कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन अति खराब थी, उससे कम खराब आया। अभी क्या करें सर एमआरपीएल में? अगेन काफी वोलाटाइल सेगमेंट रहता है कि जो स्प्रेड होता है जिसे हम जीआरएम के फॉर्म में ट्रैक करते हैं, वहाँ काफी वोलाटिलिटी रही थी। बट इसमें एक चीज पॉजिटिव ये रही है एमआरपीएल में कि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखेंगे तो काइंड ऑफ हल्का सा इंप्रूवमेंट आया है। तो एक मुझे लगता है कि जो एक बेस केस है, अज्यूमिंग की ये जो सेम मार्जिन है जीआरएम मेंटेन करेगी कंपनी आगे जाके, तो सालाना 1,000 से 1,200 करोड़ प्रॉफिट करने की क्षमता रखती है कंपनी। और एट करंट मार्केट प्राइस कंपनी का मार्केट कैप 22-23 हजार करोड़ के आसपास है। तो मुझे लगता है कि फेयरली वैल्यूड है एमआरपीएल। इसके जगह अगर किसी को ऑयल एंड गैस में एक्सपोजर लेना है तो आई थिंक द बेटर प्ले विल बी काइंड ऑफ एचपीसीएल, आईओसी, जो रिलेटिवली बड़ी कंपनीज हैं और वहाँ वैल्यूएशन काफी चीप है। तो दे आर ट्रेडिंग एट 6-7 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, वेरी क्लोज टू प्राइस टू बुक, डिविडेंड यील्ड इज वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर किसी को ऑयल एंड गैस में एक्सपोजर लेना है तो एचपीसीएल विल बी प्रीफर्ड पिक कंपेयर टू एमआरपी। अभी हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुल भाई गुड मॉर्निंग। नमस्कार सनी भाई को नमस्कार। हाँ अभी दिखाई देते हो आप, भविष्यवाणी आती है आपकी, पहले नमस्कार आता है फिर अंशुल भाई आते हैं। चलिए सर ये बताएं कि कोई ऐसे 1-2 शेयर बता दीजिए सर जो अब थोड़ा पैसा वैसा बनवा दें। काफ़ी लोग परेशान रहे हैं पिछले 6-7 महीने में। अगेन या विवेक जी, एक शेयर आईटीसी होटल्स हम रिकमेंड करना चाहेंगे। करंट मार्केट प्राइस 196-197 के आसपास है। प्राइस टारगेट 240 का रहेगा विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। वन ऑफ द लीडिंग होटल चेन है, आईटीसी ग्रुप को बिलोंग करती है। काफी पॉपुलर ब्रांड है, वेलकम, फॉर्च्यून, आईटीसी। एट द सेम टाइम हमें लगता है कि आने वाले साल दैट इज FY26 में कंपनी तकरीबन 800 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी एज कंपेयर टू 550-600 करोड़ नंबर इन FY25। तो अच्छी खासी ग्रोथ हम आने वाले साल में भी देखेंगे। तो आईटीसी होटल रिकमेंड करना चाहेंगे एट अ करंट मार्केट प्राइस। एंड वन मोर स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि आज न्यूज में भी है बिकॉज ऑफ दिस एक्विजिशन ऑफ SML Isuzu पोर्टफोलियो। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो फेयर वैल्यू है 3,400-3,500 का है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से महिंद्रा एंड महिंद्रा पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो आईटीसी होटल और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये 2 काउंटर जो कि सनी भाई को लगता है कि यहाँ से अच्छा रिटर्न देंगे, और लॉजिक सर ने बता दिए कि क्यों खरीदना है और किन टारगेट्स को अप्रोच करना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई हमसे जुड़ने के लिए, सर हमसे अपनी सारी इंसाइट शेयर करने के लिए। और सर आजकल
थोड़ा टाइम आपका कम मिल रहा है मुझे, 1 या 2 महीने, मतलब 1 महीने में एक ही बार प्रेजेंस मिल रही है, थोड़ा ध्यान रखिए हमारा भी। श्योर श्योर। थोड़ा सा रिजल्ट सीजन में थोड़ा सा अटक जाते हैं, बहुत बहुत सारे कॉन कॉल होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां भी ध्यान देना पड़ता सर वही तो सबसे इम्पोर्टेंट सीजन होता है हमारे लिए, क्योंकि जितना आप अटके हुए हैं, जितना आप पढ़ रहे हैं, वही तो हमें ज्ञान चाहिए, और आप उस समय आते नहीं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। थोड़ा सा निकाल लीजिए, करिए सर समय। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। अंशुल भाई, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है सर। इससे पहले कि आप सवाल पूछें, मैं पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से स्टार्ट कर दूं। रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, मैंने नहीं की है। अब मेरा रिवाइज स्टॉप लॉस 1320 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे है। 1328 के 1330 के ऊपर क्लोजिंग अगर हुई तो 1533 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन आप तो फ्राइडे को बेच गए थे 1325-28 के आसपास। नहीं नहीं सर, फ्राइडे को ये था कि अगर नीचे क्लोज हुआ, मतलब नीचे वापस ले लिया था, 1295 के अराउंड क्लोजिंग उसके ऊपर आई थी, तो एक स्कैल्प ट्रेड मारा था। रिलायंस में आज दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई ट्रेड लगता रहता है मेरा, बट मेजर जो पोजीशन है वो अभी भी ऐसे के ऐसे होल्ड है।